92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी उस मोड़ पर, बिना किसी एड ब्रेक के। दो साल बाद मेरी बेटी प्रिया शिकागो से आई थी, अपने पति विभोर, नन्ही आशिका और अमीरी की ठसक के साथ। घर में जैसे जश्न का माहौल था। मुश्किल के दिनों में जिन रिश्तेदारों का अता पता नहीं था, वो जाने किन किन कोनों से निकलकर मेरे घर में डेरा जमाए हुए थे। प्रिया ने फेसबुक से, ईमेल से, फोन से सबको ढूंढ ढूंढ के अपने आने की खबर दी थी, और अब वो शान से अपने साथ लाए सामान इन सबको बांट रही थी। ताई जी, ये लीजिए स्प्रिंग सोल वाले सैंडल, इनको पहन के आप दिन भर भी चलोगे ना तो भी पैर में दर्द नहीं होगा। राजू भैया, ये रहा आपका कैमरा, पूरे $600 का है। मौसी, ये परफ्यूम मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूं, वो पॉप सिंगर केटी पेरी है ना, वो यही परफ्यूम लगाती है। कुछ प्रिया के देने का अंदाज था, कुछ सामानों पर लगा $1 वाला प्राइस टैग। हर रिश्तेदार खुद को धन्य समझ रहा था। प्रिया, ये शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? विभोर ने एक बार टोकने की कोशिश की। जरूरत है विभोर। पापा की डेथ के बाद जब हमारे पास कुछ नहीं था तो ये रिश्तेदार मदद करने के बजाय ताने मारते थे। अब मेरा टाइम है तो बदला क्यों न लूं? मुझे इनसे रिस्पेक्ट चाहिए, रास्ता कोई भी हो, प्रिया ने कहा। मुझे अपने घर में इन अनचाहे मेहमानों की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन प्रिया का बदला लेने का यह अंदाज भी मुझे कतई नापसंद था। मैं प्रिया से कहना चाहती थी कि जो सम्मान उसको मिल रहा है वो झूठा है, कि सम्मान छीनने से नहीं मिलता, कि भावनाएं महंगे गिफ्ट और दिखावे की मोहताज नहीं होती। लेकिन उसे लोगों को अमेरिका के किस्से सुनाने से फुर्सत कहाँ थी। उधर खुद को इतने सारे अनजान लोगों के बीच देखकर आशिका घबरा के रोने लगी थी। मैंने आशिका को गोद में उठाया और अपने कमरे में ले जाके सुलाने लगी। सोने के मामले में वो भी प्रिया जितनी ही जिद्दी थी। मैं उसको गोद में उठाकर लोरी गाने लगी। आशिका शायद सो गई थी। उसे बिस्तर पर लिटा के मैं जैसे ही मुड़ी, देखा प्रिया मेरे पैरों के पास सर टिका के जमीन में बैठी लोरी सुन रही थी। मैंने गाना बंद किया तो प्रिया ने बिना आंखें खोले ही कहा, मम्मी पूरा गाओ ना। प्रिया का गुरूर अब कहीं नहीं था। उसका चेहरा अब उतना ही मासूम था जितना नन्ही आशु का। मैंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और फिर से लोरी गाने लगी। प्रिया थोड़ी देर तक सुनती रही, फिर उसने सर उठा के मेरी ओर देखा। उसकी आंखें भरी हुई थीं। मम्मी बहुत अकेले रह लिया आप, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगी, प्रिया ने कहा। मैंने प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 2 सालों में फोन पे हर रोज प्रिया मुझे अपने साथ ले जाने का राग अलापती है। उससे बहस करके या लड़के कोई जीत तो सकता नहीं, इसलिए मैं उसकी हर बात को अक्सर नजरअंदाज ही कर देती हूँ। आज भी मैंने वही किया। प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, मेरा स्कूल है, 4 लोग जानते हैं, वक्त आराम से कट जाता है, तू मेरी चिंता छोड़ दे अब, मैंने कहा। मम्मी, बात अभी की नहीं है, अभी शरीर में ताकत है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना, आप मानो या ना मानो आपको साथ की जरूरत है, प्रिया ने कहा। और फिर थोड़ा रुक के बोली, आप फिर से शादी कर लीजिए मम्मी। फिर से शादी कर लो? इतनी बड़ी बात प्रिया ऐसे बोल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हैरानी से, नाराजगी से, गुस्से से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन प्रिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसका स्वर अभी भी सधा हुआ था। मेरे गुस्से की परवाह किए बिना प्रिया फिर बोली, मम्मी, समर जी अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रिया ने मुझसे शादी करने को क्यों कहा? जिस समर से मैं खुद 35 साल से नहीं मिली, उसको प्रिया कैसे जानती है? कई सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मेरे पास सिर्फ यादें थीं जिनको कुरेद के प्रिया कमरे से जा चुकी थी। कुछ महीनों का ही साथ था समर और मेरा, या कुछ सालों का, या कुछ सदियों का। उसके साथ बीते हुए वो कुछ महीने सदियों से कम कहाँ थे। हम दोनों बचपन से भोपाल में रहते थे। हमारे घरों के बीच महज कुछ मीलों का फासला था। भोपाल के बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी रिश्तेदार की शादी में, कौन जाने कितनी बार हम दोनों एक दूसरे के करीब से गुजरे होंगे, लेकिन हमें शायद भोपाल में नहीं, याद शहर में मिलना था। शायद इसीलिए नाना करते भी मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए याद शहर गई। शायद इसीलिए डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए समर ने याद शहर मेडिकल कॉलेज को चुना।
जून की जला देने वाली गर्मी के बाद वो जुलाई के अलसाए हुए दिन थे। भोपाल में चिपचिपी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जिस दिन मैं याद शहर पहुंची नज़ारा ही बदला हुआ था। आसमान जैसे एक साथ सारा पानी याद शहर पे उड़ेल देने को तैयार था। रात के कोई 8 साढ़े 8 ही बजे होंगे, लेकिन लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। रेलवे स्टेशन से बाहर निकली तो दूर दूर तक टैक्सी, ऑटो, रिक्शा कुछ नहीं दिखा। टैक्सी स्टैंड का कोई शेड नहीं था। मैं बगल के ही एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मैं सामान पानी से सराबोर थी। छोटा ही सही पर याद शहर था तो अनजान शहर ही। न चाहते हुए भी डर के काले बादल मेरे चेहरे पे भी छाने लगे। एक ऑटो जैसे इस वक्त मेरी जिंदगी और मौत के बीच का पुल बन गया था। मेरी किस्मत रही होगी जो दूर से एक ऑटो आता दिखा। अपना सामान पेड़ के नीचे ही छोड़ के मैं दौड़ती हुई सड़क पे पहुंच गई, लेकिन मुझे अनदेखा करता हुआ ऑटो तेजी से आगे बढ़ गया। मेरा चेहरा बुझ गया, पर तभी आगे बढ़ता हुआ ऑटो अचानक पीछे आने लगा और ठीक मेरे सामने आके रुका। कहाँ जाना है आपको? आवाज़ पीछे वाली सीट से आई, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। मैं लॉरेंस रोड की तरफ जा रहा हूँ, आपको उस ओर जाना है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। पीछे वाली सीट पे बैठा आदमी फिर बोला, मैं तो पहली बार याद शहर आई थी। लॉरेंस रोड किस ओर है, मेरा हॉस्टल किस तरफ है, मुझको क्या पता। मदद की ज़रूरत भी थी, पर अनजान शहर, रात का वक्त और एक अजनबी, जवाब दूं या नहीं। मैं कुछ देर तक असमंजस में खड़ी रही, फिर हिम्मत करके बोल पड़ी, मुझे आलमपुर जाना है, विमेंस हॉस्टल। आलमपुर तो रास्ते में पड़ेगा, विमेंस हॉस्टल चलिए ढूंढ लेंगे, आइए बैठ जाइए, उस आवाज़ ने कहा। सामान उठाने में मदद के बहाने मैंने ड्राइवर को बाहर बुलाया। घुमा फिरा के जानने की कोशिश भी की कि आलमपुर सचमुच उस रास्ते में पड़ता है या फिर मुझसे झूठ बोला जा रहा है। आलमपुर लॉरेंस रोड से ठीक पहले आएगा, ये जानने के बाद भी मेरा डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन मैं ऑटो में जाके बैठ ही गई। 5-6 गलियों में भटकने के बाद आखिरकार ऑटो विमेंस हॉस्टल के सामने आके रुका। बारिश अब तक थम गई थी। मैंने राहत की लंबी सांस ली और अपना सामान उठाकर गेट के अंदर चली गई। जब ऑटो आगे बढ़ गया तो ध्यान आया कि उस मददगार को तो मैंने थैंक्स तक नहीं कहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस अनजान चेहरे को थैंक्स कहने का मौका भी मुझको जल्दी ही मिल गया। टीचर्स ट्रेनिंग में मिली अपनी नई नई बनी दोस्त के साथ एक दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। 2 टेबल छोड़ के बैठे एक लड़के पे मेरी नजर पड़ी। आसमानी शॉर्ट कुर्ता और जीन्स पहने उस लड़के को देख के लगा जैसे उसको पहले भी कहीं देखा है। तभी उसकी नजर भी मुझ पे पड़ी। उसने मुस्कुरा के हाथ हिलाया, पर मैंने नजरें फेर ली। जरा सा अटेंशन मिलते ही लड़कियों के पीछे पड़ जाने वाले ऐसे कितने ही लड़कों से मेरा सामना हो चुका था, पर तुरंत ही एहसास हुआ कि ये वही ऑटो वाला लड़का था जिसने उस रात मेरी मदद की थी। मैंने फिर उसकी ओर देखा, लेकिन अब तक वो अपने साथ बैठे लड़के के साथ बातचीत में मगन हो चुका था। मेरी नजर बार बार उसी लड़के पे जाके टिक रही थी। तभी वेटर मेरे बकाया पैसे लेके आया। मैंने वेटर को उसकी टिप दी और 10 रुपए का एक नोट उठा लिया। थैंक्स। नोट पे बस इतना सा लिख के मैंने वेटर को यह नोट उसी ऑटो वाले लड़के को देने का इशारा किया और उठ गई। गेट के पास पहुंच के मैंने मुड़ के देखा। नोट हाथ में पकड़े हुए उसने उस सीट की ओर देखा जिस पे थोड़ी देर पहले तक मैं बैठी थी, फिर दरवाजे की ओर। हमारी नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। पहले इत्तेफाक से और फिर हमारी मर्जी से हमारी मुलाकातें होने लगीं। गजब की पॉजिटिव सोच रखता था समर और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। मैं उसकी ओर खिंचती चली जा रही थी। एक शाम हम उसी रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी रहे थे। समर और दिनों के मुकाबले उस दिन कुछ चुप था, बस मैं ही बकबक किए जा रही थी। अचानक समर ने 10 रुपए के एक नोट में कुछ लिखा और मेरी ओर बढ़ा दिया। आई लव यू। समर के लिखे इन 3 लफ्जों को पढ़ के मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। हम दोनों की दोस्ती एक नई राह पे निकल पड़ी थी। समर का साथ मिला तो मैं पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ने लगी। लगता था जैसे याद शहर की हर गली में हमारे प्यार के किस्से बिखरे हुए हों, जैसे बारिश की हर बूंद के साथ हमारा प्यार बरस रहा हो, जैसे नदी की हर लहर में हमारे प्यार की उमंग हो, जैसे हवा के एक एक जर्रे में हमारा प्यार सांस ले रहा हो।
समर की मेडिकल की पढ़ाई का बस 1 साल ही बचा था, इसलिए कोर्स खत्म होने के बाद मैं भोपाल लौटने के बजाय याद शहर के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगी। सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे मैं सोच रही थी, लेकिन बस उस दिन तक जिस दिन हॉस्टल के फोन पे पिताजी का फोन आया। रितु, बहुत हो गई आवारागर्दी, अगली ट्रेन से भोपाल लौटा। न ये शब्द पिताजी के थे न तेवर, लेकिन आवाज पिताजी की ही थी। स्कूल के बच्चों के इम्तिहान होने वाले थे। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश भी की, पर पिताजी नहीं माने। झक मार के मुझको भोपाल वापस लौटना ही पड़ा। जिससे आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा किया था मैंने, उससे एक आखिरी बार मिल तक नहीं पाई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पिताजी का तमतमाया चेहरा और कोयले जैसी दहकती आंखें देखने के लिए मुझे घर तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। पिताजी भोपाल स्टेशन पर मुझको लेने आए थे। करीब करीब छीनते हुए उन्होंने मेरे हाथ से बैग लिया और गाड़ी की पीछे वाली सीट पे फेंक दिया। फिर बिना बोले गाड़ी में जाके बैठ गए। कहीं इस नाराजगी की वजह समर तो नहीं? हाँ, समर ही था इसकी वजह। मैं खुद माँ पिताजी को समर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। तुझे पढ़ने के लिए भेजा था याद शहर, या आवारागर्दी करने, लड़कों के साथ घूमने? पिताजी, ऐसा मैंने कुछ नहीं। मैंने कमजोर आवाज में अपने ऊपर लग रहे आरोपों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी की चुपती नजर ने मुझको चुप करा दिया। लाल चौक वाले प्रभाकर भाई साहब ने तो तुझको खुद उस लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते देखा है। देख रितु, हमारे यहां सब नहीं चलता। इस बार बोलने वाली मां थी। पिताजी के सामने अपने प्यार की वकालत करना आसान नहीं था, फिर भी मैंने अपनी शर्म और लाज को किनारे रख के उनको समझाने की पूरी कोशिश की। कभी कभी लगता था कि उनको परेशानी समर से नहीं थी, उनको परेशानी थी कि समर को उन्होंने नहीं, मैंने खुद चुना है अपने लिए। जिस बेटी ने उनसे पूछे बिना एक जोड़ी कपड़े तक खुद न छाटे हों, वो करोड़ों की भीड़ में अपने लिए किसी को पसंद कर ले तो झटका लगना लाजमी था। पर उन दोनों को मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी इस बात से। बात बात पे रो पड़ने वाली मां अचानक चुप हो गई। पिताजी खाना पीना छोड़ के बैठ गए। जवाब में मेरे पास सिर्फ आंसू थे, लेकिन दोनों की नाराजगी मेरे आंसू धो नहीं पाए। समर से प्यार क्या किया, जैसे कोई गुनाह कर दिया था मैंने। एक और माँ पिताजी थे, दूसरी ओर समर। एक और 22 साल के लाड़ प्यार की मजबूत जंजीर थी, दूसरी ओर चाहत का नाजुक धागा। अब तक हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहने वाले माँ पिताजी इस बार मेरे सामने खड़े थे। अपने प्यार की ये लड़ाई मैं बिना लड़े ही हार गई थी। लड़की के बिगड़ जाने से दुखी पिताजी ने याद शहर से अपना ट्रांसफर इंदौर करा लिया। हम इंदौर आके रहने लगे थे। भोपाल से नाता टूट गया था, लेकिन याद शहर से मेरा नाता कभी टूट नहीं पाया। पुरानी यादों ने जिंदगी को उदास कर दिया था। इंदौर में नौकरी के कई ऑफर थे मेरे पास, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की। दिन भर गुमसुम होके घर पे बैठी रहती। मेरा भला चाहते थे पिताजी, इसलिए रोहित के हाथ में मेरा हाथ देते वक्त उन्होंने वादा लिया था कि उनकी फूल सी बेटी को फूल की ही तरह सहेज के रखेंगे वो। रोहित ने कोशिश भी की, लेकिन मैंने तो प्यार से बेवफाई की थी। प्यार कैसे मेरे साथ वफा करता? प्रिया सिर्फ 3 महीने की थी जब मुझको मझधार में छोड़ के रोहित अचानक चले गए। मुझको दुख मनाने का भी वक्त नहीं मिला। गोद में 3 महीने की प्रिया और सामने एक अंधेरा भविष्य। कुछ दिन सहानुभूति जताने के बाद रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। माँ पिताजी मुझको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। इम्तिहान का वक्त था वो, मेरी बिखरी हुई ताकत इकट्ठा करने का वक्त था। मैंने शहर के सभी स्कूलों में नौकरी की एप्लीकेशन दे दी, पर बीएड का अपना सर्टिफिकेट याद शहर के कॉलेज से लिया नहीं था। याद शहर, इस नाम से जैसे मेरे अंदर तक झुरझुरी मच जाती थी। फिर भी जाना तो था उसी जगह एक बार फिर, जहां समर रहता था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं किसी अपराधी की तरह एक बार फिर याद शहर में दाखिल हुई थी। रेलवे स्टेशन से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधे वापसी, बस यही सोच के गई थी मैं।
लेकिन वापसी में मेरे कदम न जाने क्यों 5 लॉरेंस रोड की ओर बढ़ गए, समर की क्लिनिक की ओर। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद समर भोपाल नहीं लौटा था। याद शहर में उसने खुद का क्लिनिक खोल दिया था। मैं तो अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन गरीबों को मुफ्त में इलाज करके वो अपना वादा जरूर निभा रहा था। गेट के पीछे छुप के मैं उसके क्लिनिक के अंदर झांकने लगी। समर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक बार उसको देख लेने का मोह मुझको वहां से वापस नहीं जाने दे रहा था। तभी कंधे पे किसी हाथ का एहसास हुआ और मैं चिहुक के मुड़ी। सामने समर खड़ा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास, उसके आंखों की चमक जरा भी धूमिल नहीं हुई थी। मैं उसके सामने खुद को और भी छोटा महसूस कर रही थी। कब आई तुम? उसने ऐसे कहा जैसे जानता हो मैं आऊंगी। चलो अंदर चलो, समर बोला और मैं उसके पीछे पीछे चल दी। छोटा सा कैबिन था समर का। मेज पे गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी। दीवार पे हेल्थ से जुड़े टिप्स वाले कुछ पोस्टर चिपके थे। मेज पे एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था। मैंने ही ये फ्रेम समर को दिया था, अपनी और उसकी फोटो लगाकर। चाय पियोगी? समर ने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने 2 कप चाय मंगा ली। एक वक्त था जब हमारी बातें कभी पूरी नहीं होती थीं, और आज हम दोनों ही चुप थे, सिर्फ खामोशी बात कर रही थी। थोड़ी देर में चाय आ गई। मुझको घुटन हो रही थी वहां। समर का कुछ न कहना चुभ रहा था। कुछ कहोगे नहीं? आखिरकार मैंने ही कहा। समर ने चाय का कप मेज पे रखा, फिर मेरी ओर देख के मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहती हो? तुमसे लड़ूं? सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। समर जितना हो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उससे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी मेरी बेवफाई के बारे में, मेरी शादी के बारे में, रोहित की मौत के बारे में सवाल न पूछ के समर ने जैसे मुझको धर्म संकट से उबार लिया था। अपनी नाराजगी को किनारे रख के मुझे एक पल में माफ कर देने का जिगर सिर्फ समर के पास ही हो सकता था। वापसी के वक्त वो मुझको स्टेशन तक छोड़ने आया। ट्रेन जाने को तैयार थी। अचानक समर ने मेरी कलाई थाम ली। ऋतु, सब कुछ क्या अकेले सहोगी? अपनी तकलीफ बांटने का हक मुझको नहीं दोगी क्या? मेरी सूनी कलाइयों पर धीरे से उंगलियां फिराते हुए समर ने कहा। उसकी नजरें मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं। मेरा दिल डूब रहा था और आंसू बस छलकने को थे, पर मैंने खुद को संभाल लिया। नहीं समर, अब देर हो गई है, मैंने मजबूत आवाज में कहा और ट्रेन में चढ़ गई। समर भरी हुई आंखों से मुझको देखता रहा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि समर ने 10 रुपए का एक नोट मेरी हथेली में सरका दिया। गाड़ी चल पड़ी। वो जैसे ही मेरी आंखों से दूर हुआ, मैं फूट फूट के रो पड़ी। समर और मेरी वो आखिरी मुलाकात थी। मुश्किलें उसके बाद भी आती रहीं, पर उसका दिया वो 10 रुपए का नोट और उस पर लिखे कुछ शब्द मेरी हर मुश्किल को जैसे अपने आप आसान करते चले गए। ऋतु, जिंदगी में कभी भी मेरे साथ की जरूरत हो तो बेझिझक चली आना, मैं इंतजार करूंगा। जब कभी लगा मैं हार रही हूं, थक रही हूं, इन शब्दों को एक बार पढ़ लिया करती थी और जाने कहां से दिलो दिमाग में ताकत आ जाती थी। इंदौर आने के बाद मैंने पहले एक स्कूल में नौकरी की, फिर धीरे धीरे अपना ही एक स्कूल खोल लिया। प्रिया भी अपनी जिंदगी में खुश थी। सब कुछ था मेरे पास, फिर भी एक खालीपन था जिसको पाटने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने अतीत को जी रही थी। प्रिया ने खुद अंदर आई, न मुझको बाहर आने के लिए कहा। विभोर आशिका को लेकर घूमने गया हुआ था। घर पे प्रिया और मैं ही थे। आखिरकार मैं ही बाहर निकली। प्रिया ने कुछ कहा नहीं, बस चाय का कप मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने भी बिना कुछ कहे कप ले लिया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। प्रिया भी मेरे बगल में आके बैठ गई। तुम कैसे उसको जानती हो? मैंने हाथ में पकड़े कप पे नजर गड़ाए हुए कहा। प्रिया मुस्कुराई और उठ के चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में 10 रुपए का वही नोट था जो समर ने मुझको दिया था। बचपन से इसको छुपा के रखा था ना आपने? पिछली बार जब आपके लॉकर में इसको देखा, तब समझ में आया कि क्यों मुझको लॉकर खोलने की इजाजत नहीं थी।
मैंने पहले प्रिया की ओर देखा, फिर उस नोट की ओर। लग रहा था जैसे मेरा कोई झूठ, जैसे मेरा कोई पाप अचानक से मेरे सामने आके खड़ा हो गया हो। मेरा दिमाग झंझना रहा था और हाथ कांपने लगे थे। प्रिया ने अपना हाथ मेरी हथेली पे रख दिया। मम्मी, समर जी आपको मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं और मैं जानती हूं कि आप भी उनको चाहते हो। फैसला आपको करना है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, प्रिया ने कहा। मेरी गुस्सैल नक चढ़ी बेटी, जिसको मैं अब तक बच्ची समझती थी, वो अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपना सर प्रिया के कंधे पे टिका दिया। ये नोट मिलने के बाद पिछले 3 महीने से प्रिया समर के बारे में पता लगा रही थी। वो फोन पे उससे बात तक कर चुकी थी। बस मैं ही थी जिसको ये सब बातें पता नहीं थी। प्रिया और मेरे बीच इस बारे में फिर कोई बात नहीं हुई। 1 हफ्ता रुक के प्रिया वापस चली गई। मैं फिर अपने उस घर में अपने उसी अकेलेपन के साथ रह रही थी। जुलाई का तपता हुआ दिन था वो। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश की गुंजाइश नहीं लग रही थी। स्कूल में छुट्टी थी और मेरे पास कहने के लिए भी कोई काम नहीं था। थोड़ी देर तक घर ठीक करने के बहाने मैं खुद को व्यस्त करती रही, फिर खिड़की के पास आके बैठ गई। कुछ देर में मौसम रंग बदलने लगा। बादल गहरे हो गए और बारिश भी शुरू हो गई। लोग घरों के बाहर आके बारिश में भीगने लगे थे। बाहर भीग रहे एक जोड़े पे मेरी नजर बार बार जाके रुक रही थी। उन दोनों में अपना और समर का चेहरा नजर आ रहा था मुझे। थोड़ी देर में बरसती हुई बूंदों को देखती रही, फिर उठी और अपनी अलमारी का लॉकर खोल लिया। समर का दिया 10 रुपए का वो नोट अब भी वैसा का वैसा रखा हुआ था। समर के हाथों का एहसास अब भी उस नोट पे था। मैंने हल्के से नोट को सहलाया और स्टडी टेबल से एक नोटपैड और पेन उठा लिया। थोड़ी देर बाद मैं खिड़की के पास बैठी हुई अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला कर रही थी। मैं समर को वो लिख रही थी जो मैं कई सालों से लिखना चाहती थी। मैं लिख रही थी, समर, जिंदगी का ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं थी। जानती हूं कि इंतजार बहुत लंबा था, पर क्या तुम अब भी मुझको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहोगे? समर को खत लिख के मैंने लिफाफे में डाला, पता लिखा और गोंद से चिपका के लिफाफा बंद किया। मेरे चेहरे पे सुकून की लंबी मुस्कुराहट थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। मैंने अपना झुर्रियों वाला हाथ बाहर निकाला और थोड़ी सी बारिश अपनी जिंदगी में भर ली। बस इतनी सी थी कहानी।